आज हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 1.1। इसका पहला प्रश्न हम लोगों का है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये जाने कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, किसे कहते हैं। इसमें आया हुआ है शब्द हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे कहेंगे, कोई बच्चा बताएगा? हम लोग जो है प्रश्नावली 2.3 का जो पहला क्वेश्चन था इसी के बेस पर किए थे। उसमें कहा गया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित के भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो एल्गोरिथम किसे कहते हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ, एल्गोरिथम जो है यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है। आ रही बात समझ में? जिसका प्रयोग हम लोग किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए करते हैं। अब इसमें विशेष हम लोग भाग करके भागफल और शेषफल ज्ञात करने में करते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग संख्याओं का HCF ज्ञात करने में करते हैं। क्योंकि भाग विधि से हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, पिछली कक्षाओं में, कि भाग देकर आप मौसम ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। अरे बात समझ में? तो जहाँ पर भाग देने की बात आएगी वहाँ पर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब भाग हमारा एक स्टेप में ख़त्म हो जाएगा तो उसमें एक ही स्टेप होगा। अगर वह आगे बढ़ रहा है तो हम लोग वहाँ से स्टेप्स डिसाइड करेंगे कितने स्टेप्स में हो रहा है। हमें यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ तो करना है, लंबी विभाजन प्रक्रिया का क्या करना है, प्रयोग करना है। लेकिन भाग हमें इस तरीके से नहीं देना है, हमें स्टेप्स बनाने हैं। क्या बनाना है हमको? स्टेप्स, और उसके अकॉर्डिंग हमें HCF ज्ञात करना है। लेकिन स्टेप्स पता करने के लिए हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी प्रयोग करना पड़ेगा, लंबी विभाजन प्रक्रिया का भी क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करेगा। यहीं से हमको क्या मिलेगा, स्टेप्स मिलेगा, जिसको हम लोग लिखेंगे। अरे बात समझ में? ये जो स्टेप्स हमारे प्राप्त होते हैं वह प्राप्त हमारे होते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सुपरिभाषित जो चरणों की हमें श्रृंखला प्राप्त हो जाती है, जो उसके स्टेप्स मिल जाते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग यहाँ पर HCF निकालने के लिए करेंगे। अरे बात समझ में? तो अब ये बताइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो जैसा हम लोग पढ़े थे 2.3 में कि लंबी विभाजन प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले, लंबी विभाजन प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे भाग देते हैं जिससे वो होता है हमारा क्या, भाजक, और जिसमें भाग देते हैं होता है भाज्य, जो प्राप्त होता है होता है भागफल और शेषफल। ठीक है? तो इसमें हम लोग जो है भाजक को मान लेते हैं B। क्या मान लेते हैं? B। भाज्य को मान लेते हैं A। और जब भाग करते हैं तो हमें भागफल Q प्राप्त होता है और शेषफल क्या प्राप्त होता है, R। और इन्हीं के बीच हमारा जो संबंध होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और यहाँ देखिए जो शेषफल का हमारा मान होता है, हम लोग जानते भी हैं पहले से कि जो शेषफल हमारा होता है, रिमाइंडर, ये हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। और या तो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 से क्या होगा, बराबर। यही जो हमारा संबंध है, इसी संबंध को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इसी को हम लोग सूत्र का रूप देंगे। तो हमने भाजक को क्या माना हुआ है, B। तो ये हो जाएगा हमारा, अभाज्य A है तो A बराबर हो जाएगा हमारा भाजक B भागफल Q और शेषफल क्या, R।
जहाँ पर r इज लेस देन b, r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या, 0। और ये बात समझ में, तो इसी संबंध को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या, और ये बात समझ में, ये एक स्टेप्स हमारा है। जब इसी का जब श्रृंखला बन जाएगा तो वही क्या हो जाएगा हमारा एल्गोरिथम। और ये बात समझ में, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ऐसे भाग देना शुरू करेंगे और भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और वहाँ दिखाएंगे कि r जो है क्या है, बड़ा है या बराबर है किसके, 0 के, और छोटा है किससे, b से। तो ये क्या है, प्रमेयिका है। प्रमेयिका का मतलब होता है कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ हमारा कथन होता है, जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को या अन्य प्रश्नों को या समस्याओं को सिद्ध करने में या हल करने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अरे बात समझ में। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r बड़ा या बराबर होगा किसके, 0 के, और छोटा होगा किससे, b से। अरे बात समझ में। जब हम लोग दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि दोनों संख्याओं में कौन संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। ठीक है, उसके बाद हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं और यह देखते हैं कि हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ कि नहीं। अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तो जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होगा, वही भाजक उन दोनों संख्याओं का HCF होगा। अगर शून्य प्राप्त नहीं होगा तो फिर से उस स्टेप को क्या करेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो वही जो हमारे स्टेप्स मिलते जाएंगे वही क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग बड़े और छोटे क्या कर लेंगे, डिसाइड कि कौन सी संख्या हमारी क्या है, बड़ी है और कौन सी संख्या हमारी छोटी है। तो देखिए ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सॉल्यूशन में 135 और 225 में 225 क्या है, बड़ा है, और 135 क्या है, छोटा है। लिख देंगे 135 छोटा है किससे, 225 से। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अरे बात समझ में। तो यहाँ हमारा स्टेप आएगा क्या, तो हम लोग यहाँ साइड में भाग देना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये जो भी हमारा स्टेप्स होगा वह होगा हमारा क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ r बड़ा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा किससे, b से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करना है। इसी के आज क्या बनाना है हमको, स्टेप्स। तो उसके लिए हम भाग देंगे। तो छोटी संख्या हमारी क्या है, 135। 135 से हम भाग करेंगे 225 में, तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 टाइम 135। अब घटा लेंगे हम लोग, तो ये हो गया हमारा 0। 12 में से 3 गया तो हो गया हमारा 9, और ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा उस पर। हम देख रहे हैं कि पहला स्टेप हमारा जो है कंप्लीट हुआ और हमको शेषफल क्या मिला, 90। तो इसको बनाएंगे, हाँ लिखेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप्स है। तो ये लिखते हैं भाज्य। तो भाज्य हमारा क्या है बेटा, 225 बराबर भाजक 135 गुणे भागफल 1 अब प्लस शेषफल क्या मिला, 90। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि r जो है बराबर किसके है, 90 के, यानी r 0 के बराबर नहीं मिला। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, 90 नहीं लिखेंगे, r इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। हम लोग तब तक ये भाग करते जाते हैं जब तक कि हमें शेषफल क्या ना प्राप्त हो जाए, 0। ये हमें पहला स्टेप प्राप्त हो गया। अब फिर हम इस 90 को बना लेंगे भाजक और इससे भाग करेंगे किस में, 135 में। तो भाग करेंगे 135 में, तो ये भी कितनी बार जाएगा, एक बार हो जाएगा, 91 जा 90।
कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। फिर भी हमने देखा कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, यानी हमें प्राप्त क्या हुआ, तो 135 यानी भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक गुणे भागफल प्लस क्या, शेषफल। यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग शेषफल क्या है, 45 है, यानी 0 के बराबर नहीं। तो यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू क्या हुआ, 0। हमने जब भाग किया तो शेषफल हमको शून्य प्राप्त नहीं हुआ, यानी फिर हमें अगले स्टेप में ही भाग करना है। तो फिर अब हम लोग 45 से भाग करेंगे किस में, 90 में। तो 45 दूना क्या होता है, 90। 45 टू जा क्या हो जाएगा आपका 90। अब ये जब 9 में 0 में 0 गया तो हो गया 0, और 9 में 9 गया तो 0, यानी ये हो गया हमारा क्या, 0। देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो बना हमारा स्टेप्स है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या, शेषफल। तो यहाँ पर भाजक आपका क्या है, 90 बराबर भाजक आपका है 45 गुणा में भागफल है 2 और प्लस शेषफल क्या है, 0। यहाँ देख रहे हैं आपकी r इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो जिस स्टेप पर हमारा शेषफल क्या प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, वहीं पर यह विभाजन प्रक्रिया हम लोग रोक देते हैं। हमने रोक दिया। हमने देखा कि भाजक 45 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो ये जो दो संख्याएं हमें दी गई हैं, इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 45। आ रही बात समझ में। आप बेटा हर जगह देख रहे हो कि चाहे वो ये स्टेप हो या ये स्टेप हो या ये वाला स्टेप हो, इसमें देखिए ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल और ये क्या है, शेषफल। तो हर स्टेप आपका जो है यूक्लिड विभाजन क्या है, प्रमेय क्या है। लेकिन यह जो श्रृंखला आपको प्राप्त हो गई वही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आ रही है बात समझ में, समझ रहे हो इस चीज़ को, कोई दिक्कत आ रहा है समझ। तो जब हमने किस भाजक से 45 से जब हमने भाग किया तो हमको क्या प्राप्त हो गया, शेषफल शून्य। तो जिस भाजक पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है वही भाजक आपका क्या कहलाता है, HCF। क्या कहलाएगा, HCF। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, चूंकि भाजक 45 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अरे बात समझ में। जब भाजक 45 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, मतलब इसका क्या है कि दी हुई संख्याओं का HCF क्या है, 45 है। अतः HCF ऑफ 135 एंड 225 क्या है, इज इक्वल टू 45 है। कोई दिक्कत है इस प्रश्न में, बताइए। समझ रहे हैं। तो स्टेप्स बनाना है हमको, इस तरीके से HCF बताना है स्टेप्स से, लेकिन बिना हम लंबी विभाजन प्रक्रिया के इस स्टेप्स को लिखने में जो है गलती कर देंगे। इसलिए साइड में इधर भाग भी करते रहेंगे, और एक स्टेप जैसे ही पूरा हुआ हो गया हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हम देख रहे हैं कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, ले देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर वहाँ से जो शेषफल मिला उसे बना लेंगे भाजक, और इस भाजक को बना लेंगे क्या, भाज्य। फिर भाग करेंगे, दूसरा स्टेप मिला हमको, हमने देखा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भी शेषफल में 0 प्राप्त नहीं हुआ। फिर मैं जो शेषफल मिला उसे भाजक बना लूँगा और भाजक को क्या बना लूँगा, भाज्य। 45 से फिर 90 में भाग किया हमने देखा कि यहाँ भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त हो गया, शून्य। तो जिस भाजक पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है उसी भाजक को क्या कहा जाता है, HCF। कोई दिक्कत है इस प्रश्न में, कर जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, सेकंड। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये है 196 एंड 38,220। हमें इनका क्या बताना है, HCF। तो 196 हमारा हो गया छोटा और ये हो गया हमारा बड़ा। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या करेंगे, HCF पता करेंगे।
तो इसके लिए हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। हम 196 से भाग करेंगे 38,220 में। तो जितने अंक का भाजक होता है उतना ही अंक लेते हैं भाज्य में। 3 अंक लिया हमने, भाग हमारा कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। एक ही बार जाएगा ना जी, 2 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार हमारा भाग गया, तो ये हो गया 196। फिर घटा लिया हमने, तो ये हो गया 12, 12 में से 6 गया तो 6, ये हो गया हमारा 17, 17 में से गया 9 तो 8, ये हो गया हमारा 1। भाई 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही नहीं बचेगा, क्या भाग जाएगा? क्या ये हमारा एच शेषफल हो गया? नहीं, क्योंकि अभी ऊपर ऑलरेडी 2 अंक पहले से तैनात हैं कि मुझे भी आना है। तो ध्यान में रखिएगा, ये पहला स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ। अब ऊपर से आप 2 को नीचे की तरफ उतार लेंगे। तो देखिए, अब ये 196 का पहाड़ा हमें याद नहीं है, मैं क्या पढ़ूं? तो हम लोग देखो, इस भाजक में से 1 अंक छोड़ देंगे, ठीक है? हमको 3 ही अंक लेना होगा, और इसमें से भी 1 अंक क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब 19 का पहाड़ा पढ़ें कि 100 क्या आ जाए? 86। तो हाईएस्ट पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं 9 बार। तो 19 9 क्या होता है? 171। बिल्कुल मिल गया, इससे छोटा मिला, यानी हमारा भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार लिख के देख लेंगे जा रहा है कि नहीं। अगर इससे छोटा प्राप्त होगा तो जा रहा है, इसके बराबर प्राप्त होगा तो जा रहा है, लेकिन इससे बड़ा हो जाएगा तो फिर इसमें कम कर देंगे। तो 9 से क्या करेंगे? गुणा। तो 9 छक्की क्या हो जाएगा? 54। हासिल हो जाएगा हमारा क्या? 5। 9 9 81, 81 5 86, कहीं हो गया 6, हासिल हो गया हमारा 8। अरे बात समझ में? फिर इसके बाद से 9 का गुणा हो किस में? 1 में। तो 9 इकने हो जाएगा 9, 9 8 कितना हो जाएगा? 17। अरे ये बात समझ में? अब घटा लेंगे हम लोग, तो ये 12 में से गया 4 तो बचा कितना? 8। यहाँ बच गया हमारा 5, हो गया 15। 15 में से 6 गया तो 9 होगा ना जी। यहाँ बचा 7, 7 में से 7 गया तो 0, 1 में से गया तो 0। यहाँ 0 लिखेंगे नहीं, ध्यान में रखिएगा, छोड़ देते हैं जगह को, उसका मतलब हो गया 0। क्या ये शेषफल हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि अभी 1 अंक मेरा बचा हुआ है भाज्य में, ये अंक हमारा आ जाएगा नीचे, हो गया 0, 980। अब हम 196 का टेबल पढ़ेंगे कि 980 मिल जाए, तो कहाँ से पढ़ पाएँ? इसका 1 अंक छोड़ दिया हमने, इसका भी 1 अंक छोड़ दिया, ये 19 बचा, ये 98 बचा। तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या मिल जाए? 98। तो 19 बचे क्या होता है? 95। भाई भाग देने के लिए छोटा प्राप्त हो या बराबर मिले, तो 19 बचे क्या हो जाएगा? 95। तो 5 बार गया हमारा, तो गुणा कर लेंगे, तो 5 छक्की 30, 30 का 0, हासिल 3 मिलेगा हासिल जी। और 5 9 45, 45 3 48, हासिल 4, और 5 इकने 5, 5 4 9। ये तो पूरा बराबर ही मिल गया हमको। तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? शेषफल हमारा 0। अब हमारे भाग का पहला स्टेप क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, और पहले स्टेप में हमें क्या प्राप्त हो गया? शेषफल 0। इसीलिए ये प्यारा क्वेश्चन है। हम लोग यहीं लगते स्टेप बनाने गलती हो जाता है, समझ रहे हैं? यानी एक ही स्टेप में हमने भाग देकर क्या प्राप्त कर लिया? शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो HCF ये होगा कि ये 196 के 195, 196। जिस भाजक पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वही भाजक क्या कहलाता है? HCF। तो पहला स्टेप हमारा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या? शेषफल। तो लिखेंगे यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। R इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इस स्टेप को बिल्कुल अंडरलाइन कर लेंगे, पूरा घेर देंगे इसको बॉक्स से। और हमने देखा कि भाजक 196 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 0। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि भाजक 196 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है,
तो भाजक से प्राप्त हुआ शेषफल शून्य, यानी ये क्या है, इन दोनों का HCF। अतः HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196 है। कोई दिक्कत है? इसमें बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि इस भागफल को लिख देते हैं HCF, गलत है। भाजक HCF होता है। क्या होता है? भाजक। कोई दिक्कत इस प्रश्न में किसी बच्चे को? इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता। इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ ये है कि जो भी हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक है उसको जब हम लोग 6 के गुणक के रूप में लिखेंगे, किस में लिखेंगे? 6 के गुणक के रूप में, तो वह 6³ + 1 के रूप में प्राप्त होगा, नहीं तो 6³ + 3 के रूप में प्राप्त होगा, और नहीं तो 6³ + 5 के रूप में प्राप्त होगा। कोई भी विषम पूर्णांक हो। जैसे आप देखिए, मैं 1 ले लिया, मैं इसको 6 के गुणक के रूप में लिखना चाहता हूँ, तो मैं इस 1 को लिख सकता हूँ 6 × 0 + 1। 6 का जब 0 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0। और 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1। मैं अगर इस 0 को Q मान लूँ तो ये जो रूप मिलेगा हमको वह मिलेगा 6³ + क्या? 1। फिर मैं 3 को लिख दूँ अगर, तो मैं 3 को लिख सकता हूँ 6 × क्या? 0 + 3। यहाँ मैंने 0 को Q मान लिया तो 6³ + क्या हो गया? 3 हो गया। मैं 5 को लिखने की बात करूँ तो मैं 5 को लिख सकता हूँ 6 × 0 + क्या? 5 + 5 इज इक्वल टू 6³ + 5। फिर कहें कि सर आप तो 1, 3, 5 को ही दिखाए हैं, किसी अन्य विषम संख्या को तो दिखाइए। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए 7 को। मैं 7 को लिख सकता हूँ 6 - 1। कोई दिक्कत है इसमें? मैं इसको लिख सकता हूँ 6 गुणा में 1 धन में क्या? 1। मैं यहाँ पर 1 को मान लूँ Q, तो ये हो जाएगा हमारा 6³ + 1। फिर मैं 9 को दिखा दूँ आपको। किसको दिखा दूँ? 9 को। तो लिख सकते हैं आप 6 + क्या? 3। 6 को लिख सकते हैं 6 × 1 + क्या? 3। ये 1 को मान लिया Q, तो क्या हो गया? 6³ + 3। फिर मैं 11 को दिखा दूँ तो 6 + क्या? 5। मैं 6 को लिख सकता हूँ 6 × 1 + 5। 1 को मैंने फिर मान लिया Q, तो 6³ + 5। यहाँ पर Q को लिया गया है क्या? 1, और यहाँ पर Q को लिया गया है क्या? 0। तो Q का मान पूर्णांक होगा, धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो आप किसी भी विषम पूर्णांक को अगर सिक्स के गुणक के रूप में लिखेंगे तो देखिए आपको हर बार 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5, 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 का रूप ही क्या होगा? प्राप्त होगा। अरे बात समझ में? हमें ऐसे प्रश्नों को प्रूफ करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, यानी A = BQ + क्या? R, जहाँ R इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? या R इज इक्वल टू 0, या R इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या? B। शेषफल 0 के बराबर होता है या 0 से क्या होता है? बड़ा होता है, और भाजक से क्या होगा? छोटा। अरे बात समझ में? तो हमें उसका प्रयोग करना है। हम लोग जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले 2 संख्याओं को मानेंगे, एक मानेंगे A और दूसरा मानेंगे B। अरे बात समझ में? तो A हमारा भाज्य होगा और B हमारा क्या होगा? भाजक। भाज्य A होगा और B क्या होगा? भाजक। तो भाजक जो यहाँ पर संख्या जो गुणक के रूप में दी गई होती है, प्रयास करते हैं इसी को मान ले B का क्या? मान। B का मान लेंगे इसको, 6 बराबर क्या मान लेंगे? B। तो सबसे पहले प्रूफ करने में हम मान लेंगे कि माना A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक तथा A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए जो प्रूफ करना है वो मानेंगे। क्या करना है प्रूफ? कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक।
तो हमने मान लिया कि माना A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक तथा B बराबर क्या है 6 है। हम जानते हैं कि हम इसको सिद्ध करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो उसका प्रयोग करने के लिए हम लोग दो संख्याओं को मानेंगे A और B को। तो जो संख्या सिद्ध करनी है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, उसको मैंने A मान लिया, और एक B है, B का मान मैंने क्या मान लिया 6। B का मान मैंने क्या मान लिया 6, क्योंकि 6 के गुणक के रूप में लिखना है। तो तब यहाँ लिख देंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ये होता है मेरा A बराबर बी क्यू प्लस क्या R बड़ा होगा या बराबर होगा किसके 0 के, और R छोटा होगा किससे B से। तो हम लोगों ने यहाँ पर A को तो A ही माना है, लेकिन B का मान क्या माना गया 6। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, जहाँ B है वहाँ पर क्या रख देंगे 6। तो ये हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस R। अब यहाँ जो R है ये बराबर या छोटा होगा किसके, और बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा किससे 6 से। तो देखिए R का क्या क्या संभव मान हो सकता है। तो 0 हो जाएगा भाई, 0 के बराबर होगा तो, और 6 से छोटा होगा तो 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा A इज इक्वल टू 6Q प्लस क्या R। यहाँ से R का मान मेरा प्राप्त हुआ 0 1 2 3 4 और क्या 5। ये R के संभव मान है। तो जितना R का मान होता है उतने ही संख्या A का मान होगा। यानी A भी कितनी संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं 6। यहाँ R का मान 0 रखेंगे तो एक संख्या मिल जाएगा, फिर R का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे दूसरी संख्या मिल जाएगी, R का मान 3 रखेंगे तीसरी संख्या मिलेगी, R का मान 4 रखेंगे, ऐसे ही रखते जाएंगे हम लोग को क्या मिलती जाएगी संख्याएं मिलती जाएंगी। तो यहाँ पर A के जो संभव मान होंगे हमारे, A बराबर हो सकता है 6 क्यूब या 6 क्यूब प्लस 1। भाई R का मान 0 रख दिया हमने तो ये 0 हो गया, बचा क्या 6 क्यूब। फिर हमने R का मान क्या रख दिया 1, तो 6 क्यूब प्लस 1। फिर R का मान मैं क्या रख रहा हूँ 2, तो 6 क्यूब प्लस 2। फिर मैं R का मान रख रहा हूँ 3, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। तो ये क्या है A के संभव मान है। यानी A कोई धनात्मक क्या है विषम पूर्णांक माना गया है। तो A का रूप क्या क्या है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब, यानी इतनी संख्याएं हो सकती हैं। अब इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं क्या है सम है और कौन कौन सी विषम है। संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, या तो सम नहीं तो विषम। तो हमने आपको बताया है कि जिस संख्या का एक गुणनखंड 2 हो वह एक सम संख्या होगी। ये आपने माना क्या है विषम, तो क्या हम माने हैं विषम तो वह सम हो सकता है नहीं हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि 6 क्यूब हो या 6 क्यूब प्लस 2 हो या 6 क्यूब प्लस क्या हो 4 हो, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी ये क्या है एक सम संख्या है। तो क्या ये इस रूप का होगा नहीं होगा, ये है क्या विषम धनात्मक पूर्णांक। और यह रूप किसका दिख रहा है आपको, इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा में 3 क्यूब, इसका करेंगे 2 कॉमन हो जाएगा 2 इंटू 3 क्यूब प्लस क्या 1, इसका करेंगे यहाँ पर गुणनखंड मैं करके दिखा देता हूँ आपको। आप 6 क्यूब का जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 क्यूब, इसका करेंगे 6 क्यूब प्लस 2 का, तो इस दोनों में क्या है 2 कॉमन है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, और फिर हमारा है 6 क्यूब प्लस क्या 4, दोनों में 2 कॉमन है तो हो जाएगा 3 क्यूब प्लस क्या 2। तो आप तीनों संख्याओं में देख रहे हैं कि 2 क्या है गुणनखंड है, इसके भी गुणनखंड में 2 है, इसके भी गुणनखंड में 2 है, और इसके भी गुणनखंड में 2 है। तो चूंकि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है इसलिए 6 क्यूब या 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 4 के रूप का नहीं होगा। तो होगा किसके रूप का 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि A
क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6 क्यूब या 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 4 के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये सम हैं। क्या है ये? तो जब ये सम हो गई तो बाकी जो बचा वो क्या होगा? विषम होगा ना। बाकी जो बचा वो क्या होगा? मैंने आपसे शुरू में ही बताया है कि या तो संख्याएं सम होंगी, नहीं तो क्या होंगी? विषम होंगी। तो क्या ये विषम हो सकती हैं? होगा जी? नहीं हो। अरे भैया याद करो कि वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड में 2 हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। तो इसके भी गुणनखंड में तुमको 2 दिख रहा है, इसके भी गुणनखंड में 2 दिख रहा है, इसके भी गुणनखंड में 2। तो 6 क्यूब या 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 4 ये कभी भी विषम नहीं हो सकती। ये क्या है? सम है। तो इनको छोड़ देंगे तो बाकी जो बचा 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 वो क्या होगा? विषम होगा। अतः यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा? 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 लिख देंगे। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? हाँ, इसमें हमें किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। वह होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या? शेषफल। शेषफल के उतने मान होंगे कितने? r से 0 से बड़ा और 0 के बराबर और भाजक से छोटा। तो भाजक जब 6 है तो शेषफल आपका प्राप्त होगा 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5। तो इतनी हमारी क्या हो जाएंगी? a के संभव मान। यानी ये जो है वह 6 क्यूब भी हो सकता है, 6 क्यूब प्लस 1 भी, 6 क्यूब प्लस 2 भी, 6 क्यूब प्लस 5 भी, 3 भी, 6 क्यूब प्लस 4 और 6 क्यूब प्लस 5 भी। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं क्या हैं? हमारी विषम हैं, ये हमें पता करना है। तो मैंने देखा कि 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 क्या है? ये सम है, क्योंकि इनके गुणनखंड में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 से भाग देने पर ये कट जाएंगी तो हो जाएंगी सम। तो बाकी जो बच गई वो क्या हो जाएंगी? विषम। कोई दिक्कत? ऐसे ही आपके उदाहरण का प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd, उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करके लाएंगे उसको? चलिए ठीक है। तो आज बस हम लोग का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हमने क्या किया? कंप्लीट किया। शेष को कल देखा जाएगा।